नमस्कार दोस्तों, इतिहास कोश के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आपका फिर एक बार स्वागत है। इंस्क्रिप्शंस ऑफ अशोक की अपनी सीरीज में पिछले सेशन में हमने बात की थी मेजर रॉक एडिक्ट्स, मेजर पिलर एडिक्ट्स और संघ या स्किज्म एडिक्ट की। आज इस सीरीज के तीसरे और अंतिम भाग में हम बाकी बचे हुए अभिलेखों के प्रकारों को कुछ और गहराई से समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। दो लघु राज्यादेश यानी टू माइनर रॉक एडिक्ट्स, ये शिलालेख प्राकृत ब्राह्मी में भी लिखे गए हैं। इन दो लघु शिलालेखों में से पहला यानी माइनर रॉक एडिक्ट 1 18 स्थानों पर खोजा गया है। ये हैं उत्तर भारत में दिल्ली और राजस्थान के जयपुर जिले में बैराट, पूर्वी भारत में बिहार के रोहतास जिले में सहसराम, बिहार के ही भभुआ जिले में रतनपुरवा और यूपी के मिर्जापुर जिले में अहरौरा। मध्य भारत के जबलपुर जिले में रूपनाथ, दतिया जिले में गुजर्रा और सीहोर जिले में पांगुररिया। दक्षिण भारत कर्नाटक के चित्तलदुर्ग जिले में ब्रह्मगिरी, सिद्धपुर और जतिंगा रामेश्वरम, रायचूर जिले में मस्की, गवीमठ और पालकी गुंडू, बेल्लारी जिले में नित्तूर और उदेगोलाम तथा आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में एर्रागुडी और राजुला मंदागिरी। इनमें से 7 स्थानों अर्थात ब्रह्मगिरी, सिद्धपुर, जतिंगा रामेश्वरम, नित्तूर, उदयगोलाम, येर्रागुडी और राजुला मंदागिरी में पहले के अलावा एक दूसरा लघु राज्यादेश भी मिला है। बैराट में एक तीसरा शिलालेख भी प्राप्त हुआ है। माइनर रॉक इंस्क्रिप्शंस के ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन में संभावित पैटर्न का असेसमेंट करने में कुछ इंडिकेटर्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। पहला, कम से कम 2 एरियाज हैं जहां माइनर रॉक एडिक्ट साइट्स एक क्लस्टर बनाती हैं। बिहार में अहरौरा, रतनपुरवा और सहसराम, और कर्नाटक और तेलंगाना में मास्की, उदयगोलाम, राजुला मंदागिरी, येर्रागुडी, जतिंगा रामेश्वरम, सिद्धपुरा, ब्रह्मगिरी, पालकी गुंडू और गवीमठ। इनमें भी उदयगोलाम, राजुला मंदागिरी और येर्रागुडी एक और छोटा क्लस्टर बनाते हैं। इसी तरह जतिंगा रामेश्वर, सिद्धपुरा और ब्रह्मगिरी एक समूह और पालकी गुंडू और गवीमठ दूसरा समूह बनाते प्रतीत होते हैं। इन समूहों को केंद्रीय या प्रांतीय मौर्य प्रशासनिक केंद्रों के साथ देखने से पता चलता है कि बिहार क्लस्टर पटना से बहुत दूर नहीं है और कर्नाटक क्लस्टर सन्नति, जो दक्षिण में मौर्य प्रशासन का पॉसिबल प्रोविंशियल सेंटर था, के निकट है। ऐसे ही गुजर्रा, पांगुराडिया और रूपनाथ हालांकि कुछ हद तक एक दूसरे से अलग थे, पर फिर भी संभवतः उज्जैनी और विदिशा के प्रशासनिक क्षेत्र में आते थे। दूसरा इंडिकेटर यह है कि वे सभी चट्टानें जिन पर माइनर रॉक एडिक्ट्स एनग्रेव्ड हैं, बिना किसी एक्सेप्शन के या तो पहाड़ियों की तलहटियों यानी फुटहिल्स में जैसे रूपनाथ, बैराट, ब्रह्मगिरी, येर्रागुडी, गुजर्रा, दिल्ली, नित्तूर और उदयगोलाम में, या पहाड़ियों की चोटी पर गुफा आश्रय के भीतर या बीच में कहीं स्थित हैं जैसे सहसराम, सिद्धपुरा, मास्की, गवीमठ, पालकी गुंडू, पांगुराडिया और रतनपुरवा में, या फिर ये आधुनिक पहाड़ी मंदिरों जैसे कि राजुला मंदागिरी, जतिंगा रामेश्वरम और अहरौरा में के आसपास के क्षेत्र में लोकेटेड हैं। पांगुरारिया को छोड़कर इनमें से किसी भी स्थान के आसपास बौद्ध बस्तियां, संरचनाओं या कलाकृतियों के कोई अवशेष नहीं मिले हैं। तीसरा इंडिकेटर यह है कि कुछ को छोड़कर अशोक की लघु राज्यादेशों वाली अधिकांश चट्टानें या शिलाखंड या तो आधुनिक मंदिरों से निकटता से जुड़े हुए थे या पीढ़ियों से लोकल पॉपुलेशन के लिए कुछ ऐतिहासिक या धार्मिक महत्व के माने जाते थे।
यहां यह ध्यान देने योग्य है कि आमतौर पर पहाड़ी की चोटी पर या कंपैरेटिवली इनएक्सेसिबल एरियाज में जंगलों के आसपास स्थित ब्राह्मणवादी पौराणिक तीर्थ स्थलों के उस क्षेत्र के लोकल मौलिक गैर ब्राह्मणवादी और अक्सर आदिवासी विश्वास प्रणालियों के साथ ऐतिहासिक संबंध होते हैं। इसके अलावा बहुत बार पहाड़ियां, बड़े पत्थर या प्राकृतिक गुफाएं आदिवासी समाजों के धार्मिक विश्वास में एक महत्वपूर्ण कुल देवता का प्रतीक माने जाते हैं। सांस्कृतिक आदान प्रदान की प्रक्रियाओं के साथ इन प्रतीकों के अर्थ बदल जाते हैं, लेकिन वे नए या बदले हुए रूप में बने रहते हैं। ऐसा लगता है कि लघु राज्यादेशों को धम्मलिपियों के पहले सेट के रूप में प्रसारित किया गया था, जबकि अहरौरा संस्करण के अनुसार बुद्ध के अवशेषों को एक मंच पर स्थापित करने के बाद अशोक 256 दिनों से धम्म यात्रा पर था। इसलिए ऐसा लगता है कि घोषणा एक खास मौके पर की गई थी और फिर राज्यादेशों की कॉपीज को राज्य भर में भेजा गया था और पांगुरारिया वर्जन के अनुसार जहां भी चट्टानें हैं और जहां पत्थर के खंभे हैं वहां इन्हें इंस्क्राइब किया जाना था। ऐसा संभव हो सकता है कि सन्नति, उज्जैनी और पाटलिपुत्र जैसे स्थानों के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स ने शायद अपने एडमिनिस्टर्ड एरियाज में ऐसी जगहों को चुना जो या तो बाउंड्रीज पर थे या कुछ हद तक एग्रीकल्चरल एरियाज से दूर थे। इंस्क्रिप्शंस को उन जगहों पर इंस्क्राइब करवाया गया था जहां लोकल पॉपुलेशन बड़ी संख्या में पीरियोडिकली किसी रिचुअल को परफॉर्म करने के लिए इकट्ठा होती थी, जैसे कि आजकल के सालाना जलसे या मेले। लघु राज्यादेशों का कंटेंट छोटा है, पर इनमें आमतौर पर अक्षरों का आकार बड़ा है। साथ ही ये अक्सर ऐसी लोकेशन और हाइट पर इंस्क्राइब किए गए थे जिन्हें पढ़ना मुश्किल था। पॉसिबली वर्ड्स के मीनिंग से अधिक इन इंस्क्रिप्शंस का इंपैक्ट इनके लंबे समय तक प्रिजर्व्ड रहने और सिंबॉलिक प्रभाव में दिखाई पड़ता है। यह संभव है कि गैर बौद्ध आदिवासी लोगों को धम्म के विचार समझाने के लिए प्रशासनिक प्रयास किए जाते थे जब भी वे इन स्थलों पर एकत्रित होते थे। बैराट भाब्रू अभिलेख असल में बैराट से ही मिला था, पर बाद में इसे भाब्रू राज्यादेश कहा जाने लगा क्योंकि कैप्टन बर्ट, जिन्होंने 1840 में इस अभिलेख की खोज की थी, भाब्रू में डेरा डाले हुए थे। बर्ट ने अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि यह अभिलेख बैराट, जो भाब्रू से 6 कोस की दूरी पर था, से मिला था। जिस स्टोन ब्लॉक पर अभिलेख इंस्क्राइब्ड है वह अब कोलकाता की एशियाटिक सोसाइटी में प्रिजर्व्ड है, जिसके कारण कुछ लोग इसे कोलकाता बैराट अभिलेख भी कहते हैं। यह अभिलेख एक अनूठा ऐतिहासिक रिकॉर्ड है जो उस संघ के लिए एक सम्राट का संदेश है जिसका वह पालन करता था। वास्तव में यह विनम्र भाषा में लिखा गया एक आदेश ही है जिसमें अशोक विशेष रूप से भिक्षु और भिक्षुणियों को 7 बौद्ध ग्रंथों को पढ़ने के लिए प्रेरित करता है। अब बात करते हैं लघु स्तंभ अभिलेखों की या माइनर पिलर इंस्क्रिप्शंस की। प्राकृत ब्राह्मी में लिखे गए कुछ और अभिलेख भी मिले हैं जिन्हें लघु स्तंभ राज्यादेशों का नाम दिया गया है। ये हैं रुमिंदी और निगाली सागर अभिलेख। बुद्ध के जन्म स्थान लुम्बिनी यानी आज के रुमिंदी में स्थापित स्तंभ का ऊपरी भाग नष्ट हो चुका है और कैपिटल 2 हिस्सों में विभाजित हो गया था। इसकी वर्तमान ऊंचाई लगभग 21 फीट है। श्वानजांग ने इस स्थान की यात्रा की थी। वह बताता है कि बिजली गिरने के कारण स्तंभ बीच से टूट गया था। श्वानजांग आगे कहता है कि स्तंभ के ऊपर एक घोड़े की मूर्ति बनाई गई थी। निगाली सागर स्तंभ अभिलेख का नामकरण पास ही स्थित इसी नाम के एक तालाब पर आधारित है। लोकल ट्रेडिशन में इस स्तंभ को पांडव भीम की चिलम के रूप में जाना जाता है। स्तंभ के बिना कैपिटल के केवल 2 टूटे हुए हिस्से अब संरक्षित हैं। श्वानजांग ने इस स्थान का भी दौरा किया था। वह एक इंस्क्राइब्ड अशोकन पिलर का उल्लेख करता है
जो बुद्ध कनक मुनि के स्तूप के सामने स्थापित था। लेकिन स्तंभ के पास अब किसी भी स्तूप का कोई अवशेष नहीं है। वह आगे बताता है कि यह पिलर लगभग 20 फीट का था और इसके ऊपर एक शेर की मूर्ति बनाई गई थी, लेकिन यह स्पष्ट है कि मौजूदा दोनों टुकड़ों की कंबाइंड हाइट 20 फीट से अधिक है। अब बात करते हैं बराबर गुफा शिलालेखों की। ये 3 शिलालेख बिहार में बराबर पहाड़ी की अलग अलग गुफाओं में गया से 15 मील उत्तर में और पटना गया रेल लाइन पर बेला स्टेशन से 8 मील की दूरी पर लोकेटेड हैं। यहां एक अन्य गुफा है जिसे लोमास ऋषि गुफा के नाम से जाना जाता है और इसमें मौखरी राजा अनंत वर्मन, जो 7वीं शताब्दी में हुए थे, का एक वैष्णव शिलालेख है जिसमें इस पहाड़ी को प्रवरगिरी कहा गया है और शायद इसी शब्द से बराबर शब्द का उदय हुआ है। गुफा शिलालेख 2 और 3 में इस पहाड़ी का नाम खलटिक यानी मुंडे सिर वाला कहा गया है। इस पहाड़ी को गोरठगिरी के नाम से भी जाना जाता था। बराबर से कुछ दूर नागार्जुनी पहाड़ी है जिसमें अशोक के पोते दशरथ द्वारा आजीविक पंथ को दान में दी गई 3 और गुफाएं हैं। यह एक ऐसा संप्रदाय था जो इंडिविजुअल सोल्स के एग्जिस्टेंस में, फिजिकल मॉर्टिफिकेशंस की पावर में और पूर्व निर्धारित भाग्य में विश्वास करता था। उनके अंतिम तीर्थंकर गोशाला मनखली पुत्र थे जो महावीर के समकालीन थे। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि अशोक ने आजीविकों को अपने शासन के 12वें वर्ष में दान दिया था, जब वह संभवतः पहले से ही बौद्ध धर्म का कट्टर अनुयायी बन गया था। बौद्धों का आजीविकों के प्रति बहुत शत्रुतापूर्ण रवैया था, पर फिर भी अशोक का उन्हें दान देना महत्वपूर्ण है। अशोक और दशरथ द्वारा आजीविकों को दान में दी गई 6 गुफाओं में से 3 में शिलालेखों में लिखे गए वर्ड्स आजीविकों को उकेर कर नष्ट करने का प्रयास किया गया था। ऐसा शायद कलिंग के शासक खारवेल, जो एक कट्टर जैन था, द्वारा किया गया था। उसने 2री शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान इस क्षेत्र पर 2 बार आक्रमण किया था। इस बात की संभावनाएं कि यह काम मौखरी अनंतवर्मन द्वारा किया गया था नहीं के बराबर है, क्योंकि जब उसने यहां 6ठी-7वीं शताब्दी में दान दिए तब तक शुरुआती ब्राह्मी, जिसमें मौर्य अभिलेख उकेरे गए थे, को पूरी तरह से भुलाया जा चुका था। इन सभी अभिलेखों के अतिरिक्त कुछ और ऐसे अभिलेख भी मिलते हैं जिनका श्रेय मौर्यों को दिया जा सकता है। इनमें अमरावती, महास्थान और सोहगौरा के लघु अभिलेख शामिल हैं। व्यक्तिगत शिलालेखों के अलावा प्रयागराज स्तंभ शिलालेख में 2 और शिलालेख हैं। एक, जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, संघ से संबंधित है और दूसरा, जिसे रानी का आदेश भी कहा जाता है, रानी कलुवाकी के दान के बारे में है। रुमिंदी और निगाली सागर शिलालेख प्रकृति में स्मारक हैं। पहला बुद्ध की याद दिलाता है और दूसरा कनक मुनि, जो गौतम से पहले 6 बुद्धों में से एक हैं, के बारे में बताता है। अब हम बात करते हैं अशोक के ग्रीक और अरामाइक अभिलेखों की। भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी सीमांत क्षेत्रों में अशोक के अभिलेख आज के अफगानिस्तान के कंधार और अफगानिस्तान के ही उत्तरी भाग में स्थित जलालाबाद के पास लघमान घाटी और साथ ही पाकिस्तान में तक्षशिला से प्राप्त हुए हैं। ये सभी अभिलेख 20वीं शताब्दी के सेकेंड हाफ में खोजे गए थे। अफगानिस्तान के कंधार से 3 अभिलेख मिले हैं। इनमें पहला एक बायलिंगुअल इंस्क्रिप्शन है जो प्राचीन कंधार शहर की पुरानी सड़क के किनारे एक मजबूती से स्टैब्लिश चट्टान पर लिखा गया था। दूसरा एक पूरी तरह से ग्रीक भाषा में इंस्क्राइब्ड पत्थर का एक टुकड़ा है जिस पर मुख्य राज्यादेश 12 और 13 के केवल कुछ हिस्से संरक्षित हैं। इसकी चर्चा हम पिछले सेशन में कर चुके हैं। यह अभिलेख भी प्राचीन शहर से ही प्राप्त हुआ है। कंधार से प्राप्त तीसरे अभिलेख में पहले मागधी प्राकृत भाषा और अरामाइक लिपि में 7 लाइनें और फिर इन्हीं लाइनों का अरामाइक भाषा में अनुवाद इंस्क्राइब किया गया था।
ऐसा शायद यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया था कि यदि अनुवाद के दौरान राजा के विचारों का वास्तविक अर्थ बदल गया तो स्थानीय लिपि में ओरिजिनल टेक्स्ट भी एग्जैक्ट मीनिंग को कन्वे करने के लिए इंस्क्राइब कर दिया गया था। यह अभिलेख दिल्ली टोपरा स्तंभ पर इंस्क्राइब्ड सेवेंथ पिलर इडिक्ट से मिलता जुलता है। यह देखते हुए कि कंधार से अशोक के 3 अभिलेख प्राप्त हुए हैं, इस बात की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता कि यह क्षेत्र, विशेष तौर पर प्राचीन कंधार शहर, अशोक के साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। उधर अफगानिस्तान के उत्तर में जलालाबाद से बेग्राम तक की पुरानी सड़क पर 3 और अभिलेख मिले हैं। एक जलालाबाद के ठीक पश्चिम में, जहां दारूनता नदी पहाड़ों से मिलती है। इस अभिलेख की खोज की एग्जैक्ट प्लेस अननोन है। जलालाबाद के थोड़ा उत्तर में एक और नदी के करीब 1970s में 2 इंस्क्रिप्शंस पाए गए थे, जिन्हें इस घाटी के नाम पर लघमान 1 और लघमान 2 का नाम दिया गया था। ये तीनों अभिलेख अशोक के नहीं हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि कुछ कानूनी फैसले को वाइडर पॉपुलेशन की जानकारी के लिए ओपन में इंस्क्राइब करवाया गया था, केवल इसकी डेट को कन्वे करने के लिए राजा प्रियदर्शी को उस समय के शासक के रूप में मेंशन किया गया है। अशोक के शिलालेख सुदूर दक्षिण के कुछ क्षेत्रों को छोड़कर भारतीय उपमहाद्वीप के सभी एरियाज में स्थापित किए गए थे। ये स्थान अशोक के शासन के दौरान मौर्य साम्राज्य के विस्तार का संकेत देते हैं। अशोक के कुछ नए शिलालेख जो अफगानिस्तान में रिपोर्ट किए गए हैं, उसके साम्राज्य के विस्तार को अफगानिस्तान से बंगाल तक क्लियरली एस्टैब्लिश करते हैं। यह काफी आश्चर्यजनक है कि इस तरह के विशाल साम्राज्य को मौर्यों द्वारा इतने प्रभावी ढंग से प्रशासित किया गया था, जिसमें लगभग 1 शताब्दी तक नियंत्रण रखा गया था। अब हम बात करते हैं इन अभिलेखों में अशोक के नामों पर। अशोक का पूरा नाम और शीर्षक जो उनके शिलालेखों में पाया गया है, वह है देवताओं के प्रिय राजा प्रियदर्शी, जिसे कभी कभी देवताओं के प्रिय या राजा प्रियदर्शी के रूप में छोटा किया गया है। लघु राज्यादेश के गुजर्रा संस्करण में उनका उल्लेख देवताओं के प्रिय प्रियदर्शी राजा अशोक के रूप में किया गया है, जबकि मास्की संस्करण में उन्हें देवताओं का प्रिय अशोक कहा गया है। नित्तूर और उदय गुलाम लघु राज्यादेशों में भी राजा अशोक शब्द का प्रयोग हुआ है। नित्तूर अभिलेख के दोनों लघु राज्यादेशों में राजा अशोक लिखा गया था। लघु राज्यादेश 1 के अंत में और लघु राज्यादेश 2 की शुरुआत में। क्योंकि उदय गुलाम में लघु राज्यादेश 1 खंडित है, इसलिए राजा अशोक शब्द केवल लघु राज्यादेश 2 में ही दिखाई देता है। इन दोनों ही अभिलेखों में प्रियदर्शी शब्द नहीं मिलता है। बैराट भाभरू अभिलेख में प्रियदर्शी लाजा मागधे अर्थात प्रियदर्शी राजा मागधः नाम का प्रयोग हुआ है। मास्की के समीप कंगनहल्ली नाम के स्थान पर हुए एक्सकेवेशंस में मिली एकमात्र उपलब्ध अशोक की मूर्ति के ऊपर राइयों अशोक लिखा है। देवानाम प्रिय यानी देवताओं का प्रिय एक व्यक्तिगत नाम न होकर एक राजकीय उपाधि लगती है। कुछ शिलालेखों में इस शब्द के स्थान पर राजा शब्द का उपयोग किया गया है। यह क्लियर नहीं है कि अशोक ने सबसे पहले देवनाम प्रिय की उपाधि का प्रयोग किया था या यह उनसे पहले से ही प्रयोग में आ रही थी। गया के पास नागार्जुनी पहाड़ी गुफा में भी अशोक के पोते दशरथ के नाम के साथ यही टाइटल लगाया गया था। साथ ही दीपवंश, जो शायद 5th सेंचुरी एडी में लिखा गया था, में अशोक के समकालीन सिलोन यानी श्रीलंका के राजा तिस्सा के नाम के साथ भी इसी टाइटल का यूज किया गया था। यह भी ध्यान देने योग्य है कि अशोक खुद को केवल राजा कहता है और महाराजा या इसके जैसे किसी बड़े टाइटल का यूज नहीं करता है। बराबर गुफा अभिलेख और बैराट भाभरू अभिलेख में देवानाम प्रिय शीर्षक का प्रयोग नहीं किया गया है।
शायद इसलिए कि वे संघ के सदस्यों को संबोधित किए गए थे। प्राचीन भारतीय परंपरा में जब कोई राजा किसी धर्म से जुड़े व्यक्ति को संबोधित करता था तो आमतौर पर ऑफिशियल रॉयल टाइटल्स का यूज नहीं करता था। स्किज्म एडिक्ट में हालांकि यह संघ के मामलों से संबंधित था, इस टाइटल को छोड़ा नहीं गया था क्योंकि यह राज्यादेश वास्तव में संघ को नहीं बल्कि राज्य के अधिकारियों को संबोधित किया गया था। दोनों नामों यानी अशोक, जिसे पुराणों में अशोक वर्धन कहा गया था, और प्रियदर्शन, इनमें से पहला यानी अशोक पॉसिबली एक पर्सनल नेम था, जैसा कि बौद्ध परंपरा में अशोक के एक भाई को विटअशोक या विगट अशोक का नाम दिया गया था। प्रियदर्शन शब्द के फ्रीक्वेंट यूज के कंपैरिजन में अशोक नाम का कम यूज क्यों हुआ यह बताना तो मुश्किल है, पर हो सकता है कि प्रियदर्शन नाम अशोक को कोरोनेशन के बाद दिया गया हो। प्रियदर्शन का अर्थ है वह जो देखने में प्रिय हो। अशोक का नाम सिलोन के दीपवंश में पियदस्सी और पियदसना दोनों के रूप में दिखाई देता है। मुद्रा राक्षस नाटक में अशोक के दादा चंद्रगुप्त के नाम के आगे पियदस्सनम शब्द का प्रयोग किया गया था। चंद्रगुप्त मौर्य और मुद्रा राक्षस के बीच लगभग 1000 वर्ष का गैप है, पर अगर प्रियदर्शी शब्द का वास्तव में चंद्रगुप्त के साथ भी कोई संबंध था तो यह पॉसिबल है कि यह किसी तरह का फैमिली नेम हो। तो दोस्तों, इसी के साथ हम अशोक के शिलालेखों पर डिटेल्ड डिस्कशंस की 3 पार्ट सीरीज को यहीं समाप्त करते हैं। इन डिस्कशंस में हमने इंस्क्रिप्शन से संबंधित फैक्चुअल एस्पेक्ट्स के साथ साथ उन सरफेसेस के फिजिकल कॉन्टेक्स्ट पर भी चर्चा की जिन पर इन्हें उकेरा गया था, और उन स्थानों के बारे में भी जहां ये इंस्टॉल किए गए थे। आने वाले सेशंस में हम इन इंस्क्रिप्शंस के कंटेंट्स, मीनिंग और पॉसिबल रैशनल को एक्सप्लोर करने का प्रयास करेंगे। इन अभिलेखों के कंटेंट के प्रमुख पहलुओं में से एक धम्म के कॉन्सेप्ट को समझना होगा, और यही हम आने वाले सेशंस में जांचना चाहते हैं। तो थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।